Hey everyone, and welcome back to my channel. So here's my another video lecture for all of you, that is organization and management of operation theatre. So OT, it is the most important topic in nursing and it 100%ly एग्ज़ाम में आता ही आता है. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओटी में हम देखेंगे कि ओटी होता क्या है, उसमें क्या सर्जरीज होती हैं, क्या लोकेशन होती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं. तो वी विल सी इन दिस लेक्चर. So it is the most important topic, so just watch this video till the end. सो ओटी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो ओटी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एरिया होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स की जाते हैं पेशेंट की बॉडी पर, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, इन्वेसिव मेथड्स का यूज़ करते हो, यानी कि जो पेशेंट की बॉडी होती है उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है. ये आप एक स्पेशली ट्रेन पर्सनल करता है इसे हमेशा, ताकि क्या हो, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में हीलिंग हो, वो ठीक हो जाए, ठीक है, जिसमें सेफ्टी, कंफर्ट और इकोनॉमी को टॉप पे रखा जाता है. या फिर ये भी कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा रूम होता है जिसमें सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं अंडर एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है. तो इसमें कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं. एक होते हैं इमरजेंसी, इलेक्टिव, मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट एंड एम्बुलेटरी और डे केयर. सो इमरजेंसी क्या होता है कि जैसे ही पता चला है आपको पेशेंट के डायग्नोसिस का, और उसी टाइम पे आपको ये ऑपरेशन करना होता है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. फिर आता है इलेक्टिव. इलेक्टिव में आप क्या करते हो कि अभी आपको डायग्नोसिस हो गया तो आप उसको कुछ टाइम बाद कर रहे हो, ठीक है, कि पेशेंट और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो कब टाइम ठीक रहेगा. जस्ट लाइक कि आपको पता चला ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट का, तो आपको मेस्टेक्टमी करनी है, ब्रेस्ट रिमूवल करना है, तो उसको आप इलेक्टिव कर सकते हो, वो इमरजेंसी नहीं होती है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट सडन इमरजेंसी से आते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया है, तो उस टाइम पे कुछ इमरजेंसीज रहती है जो हमें करनी होती हैं हेड इंजरीज़ के टाइम पे, तो वो इमरजेंसी होती है. फिर एडवांसेस में और टाइप की भी आती है. माइक्रो सर्जरी होती है, ये बहुत ज़्यादा जो होती है मैग्नीफिकेशन में की जाती है, यानी कि बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में की जाती है. तो ये मोस्टली इसमें एनास्टमोसिस होता है. जब आप दो ऑर्गन्स को जोड़ते हो तो आपको बहुत माइनर माइनर आर्टरीज वेसल्स को लाइगेट करना होता है, इसलिए माइक्रो. देन क्रायो सर्जरी. क्रायो सर्जरी में आपको लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करना पड़ता है एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है. फिर आता है लैप्रोस्कोपिक. लैप्रोस्कोपिक में क्या करते हो, इंसीजन बहुत कम करते हो, ठीक है, और इसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी बहुत कम रहती है, क्योंकि इंसीजन तो है नहीं, तो इंसीजनल केयर भी कम हो जाती है पेशेंट की. इसमें क्या रहता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को दर्द कम होता है, और जो वो स्कैरिंग रह जाती है, दाग रह जाते हैं, वो नहीं रहते हैं. फिर है बायोमेडिकल लेज़र. बायोमेडिकल लेज़र में क्या करते हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखते हो, ना कटिंग करते हो, एक मैकेनिकल प्रेशर, यानी कि स्कैल्पल की हेल्प से हम यूजुअली इन्वेसिव प्रोसीजर क्या करते हैं, स्कैल्पल होती है, ब्लेड होती है, उससे हम बॉडी मतलब पार्ट कट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक करते हैं. बट बायोमेडिकल लेजर में आप क्या करते हो, कोई भी पेशेंट में इन्वेसिव नहीं कर सकते हो. तो इससे क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो उसका ऑपरेशन जो रहता है वो नॉन ट्रोमेटिक हो जाता है, यानी पेशेंट को उससे कोई हार्म नहीं होता है. इसमें आप क्या करते हो, बस रेडिएशन की हेल्प से आप ऑपरेट करते हो. फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एसेप्सिस को प्रमोट करना है. एसेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन को प्रमोट करना है, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, स्टाफ को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है. एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव हैजार्ड, सबसे पेशेंट को बचाना है. उसके बाद क्या करना है कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो भी स्टाफ है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उसका अटमोस्ट यूज़ करो. उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्जिकल और सपोर्टिंग टीम भी बहुत अपनी ऑप्टिमम लेवल पे काम करे, आपको ये भी देखना होता है. उसके बाद क्या है कि कंफर्टेबली पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है. नाउ ओटी कॉम्प्लेक्स. ओटी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. फिर ऑपरेटिंग साइट और थिएटर साइट होती है वो वाली जहाँ पे एंसिलरी या एनेस्थीसिया रूम और इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली के लिए रूम, डिस्पोजेबल रूम, स्क्रबिंग एरिया, गाउनिंग एरिया होता है. तो ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स क्या है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग साइट्स है, जिसमें आपके पास एंसिलरी अकोमोडेशन के लिए भी एक प्लेस है, लाइक चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, रिसेप्शन, ट्रांसफ़र, प्री ओप, पोस्ट ओप, उसके बाद सर्कुलेटिंग स्पेस. तो ये सारा आपका ओटी कॉम्प्लेक्स में आता है. फिर लोकेशन ऑफ ओटी कैसी होनी चाहिए, ओटी होना कहाँ चाहिए एक हॉस्पिटल में. तो लोकेशन जो होती है ओटी की, वो सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए कि आपको आईसीयू बहुत पास अवेलेबल हो.
पोस्ट सर्जिकल वार्ड्स अवेलेबल हो, CSST अवेलेबल हो, इमरजेंसी हो, ब्लड बैंक, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैफिक फ्लो से एकदम ओटी दूर होना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन की, इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि अब पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आपको ओटी एक्सपेंड करनी है, तो आपको उस हिसाब से भी वो एरिया आना चाहिए कि आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आइडियली उसे टॉप फ्लोर पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या डस्ट फ्री इन्वायरमेंट रहेगा और बैक्टीरियल लोड भी नहीं रहेगा। दूसरा, क्वाइट रहेगी वो जगह, क्योंकि एकदम टॉप पे होगी तो ना कोई शोर होगा, ना डस्ट, विंड, हीट, डायरेक्ट सनलाइट प्रॉब्लम की नहीं होगी। उसके बाद क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन के लिए भी बहुत कम स्कोप होना चाहिए। ओटीज़ के नंबर कितनी होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले हमें देखना है कि सर्जिकल बेड कितना है हॉस्पिटल में। दूसरा, सर्जन्स कितने हैं, ऑपरेशन शेड्यूलिंग कैसे होती है, ठीक है। क्वांटम ऑफ मतलब इमरजेंसी केसेस कितने आते हैं, आउट पेशेंट सर्जरी कितनी होती है, किस टाइप का हॉस्पिटल है, क्या स्पेशलिटी है उस हॉस्पिटल की, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरीज करी कितनी जाती हैं, पर डे ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सर्जिकल पेशेंट के ALOS कितने हो रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आप ओटी में थोड़ा सा भी इंटरवल ले रहे हो तो कितना आपका टर्नओवर हो जा रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। वो देखना है कि जब अभी ऑपरेशन हो जा रहा है तो उसके बाद आपको ओटी साफ़ करने में कितना टाइम लग रहा है कि वो फिर से पहले जैसी हो जा रही है। उसके बाद स्टाफ ब्रेक के लिए कितना टाइम अलाउ हो रहा है। उसके बाद क्या करना है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए कितना टाइम आपका लग सकते हैं। फिर प्लानिंग कमीशन, एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है कि 50 बेड्स होने चाहिए, जिसमें एक मेजर और कोई भी माइनर ऑपरेटिंग रूम नहीं होना चाहिए। दूसरा, 50 से 100 बेड, जिसमें एक मेजर और एक माइनर ऑपरेटिंग रूम्स होने चाहिए। 300 बेड्स के हॉस्पिटल में 3 मेजर और एक माइनर ऑपरेटिंग रूम होना चाहिए। 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 5 मेजर और 2 माइनर ऑपरेटिंग रूम्स होने चाहिए। 750 का है तो 8 मेजर और 2 माइनर, और 1000 बेड का है तो 10 मेजर और 2 माइनर ऑपरेटिंग रूम्स होने चाहिए, ठीक है। अमेरिकन्स में क्या है, 1 OT फॉर 25 बेड्स एंड यूरोपियंस में 1 OT फॉर 50 बेड्स। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होती है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो सर्जरी में। सपोर्टिंग प्रोसीजर्स कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, क्लरिकल प्रोसीजर एंड हाउसकीपिंग प्रोसीजर, ये इसमें रहते हैं। बेसिक एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व रहती है, सबसे पहला रिसेप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद पेशेंट और उसके अटेंडेंट दोनों का कंसेंट लेना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्री ऑपरेटिंग सुपरविजन करना है पेशेंट का ऑपरेशन से पहले। उसके बाद क्या करना है, डिपाइलेशन ऑफ पेशेंट। उसके बाद आपको पेशेंट को क्या करना है, ओटी टेबल पे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आपको एनेस्थीसिया देना है, इंट्यूबेशन करना है, पोजिशनिंग देखनी है। उसके बाद ऑपरेटिव एरिया को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को ड्रैप करना है। फिर आपको जो वुंड हुआ है उसको फिर से वापस सिलना है, ड्रेसिंग करनी है, ड्रिप्स हटा देने हैं, बैगिंग करनी है, एक्सट्यूबेशन कर देना है। उसके बाद आपको पेशेंट को ऑपरेशन टेबल से ट्रॉली में या बेड रिकवरी रूम में रखना है। उसके बाद क्या करना है, पोस्ट ऑपरेशन सुपरविजन भी करना है कि ऑपरेशन के बाद कहीं पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वो भी आपको देखनी है। सपोर्टिव प्रोसीजर्स में आपको क्या करना है कि स्टाफ चेंजिंग टू ऑपरेटिंग रूम गारमेंट्स, मतलब कि वो चेंज करने जा रहे हैं वो आपको देखना है। कैप, ग्लव्स और एप्रन पुट करवाने हैं। एसेप्टिक वॉशिंग ऑफ हैंड्स होने चाहिए उसमें। ये सारे आपके सपोर्टिव प्रोसीजर्स है। गाउनिंग होनी चाहिए, लेइंग आउट, चेकिंग, रीचेकिंग, ठीक है। कि आपको देखना है कि इंस्ट्रूमेंट कितने हैं ऑपरेशन से पहले, कितने हैं ऑपरेशन के बाद कितने हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में क्या आता है, आपको ऑपरेशन लिस्ट बनानी है, ड्यूटी शेड्यूल बनाना है, पेशेंट का रिक्विजिशन बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको वार्ड में नोटिफिकेशन भेजना है कि पेशेंट को आप यहाँ भेज दीजिए अब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद आपको रिकॉर्ड, इक्विपमेंट, मटेरियल का रिक्विजिशन रखना है। आपके अदर डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेशंस होने चाहिए, ठीक है, लाइक लैब, वर्कशॉप, सप्लाइज, ताकि इन केस आपको वो सप्लाइज मिल सके। उसके बाद अगर कभी ऐसा होता है कि कभी कभी डॉक्टर या सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दैट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। फिर आता है क्लरिकल प्रोसीजर। क्लरिकल प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ऑपरेटिंग रूम रिकॉर्ड बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। हाउसकीपिंग में क्या करते हैं कि यूज्ड इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सॉलिड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करेंगे, ड्रेसिंग, अंडरलेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको ऑपरेशन रूम क्लीन करना है, दूसरे एरियाज़ जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में क्लीन करने हैं। उसके बाद क्या करना है, डिस्पोजल और इंसिनरेशन ऑफ रिफ्यूज़ आपको करना है, ठीक है। जोनिंग करते हैं मोटी में, तो हम वो क्यों करते हैं, ताकि जो है हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन बहुत कम हो, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो स्टाफ है उसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, सप्लाईज और पेशेंट
किसी का भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्मूथ वर्क फ्लो रहे, ठीक है, हैज़ार्ड्स बहुत कम ऑपरेशन साइट्स में। उसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर पोजीशनिंग हो इक्विपमेंट की। उसके बाद क्या करना है कि ऑपरेशन साइट जो है वहाँ पे आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। उसके बाद क्या है कि आपको वन क्लीन एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, बट बिना डर्टी हुए, ठीक है। उसके बाद क्या, जो सॉइल एरिया में वेस्ट होता है आपको रिमूव करना है, ताकि मतलब कि आपको एक क्लीन एरिया से दूसरे क्लीन एरिया में जाना है, मगर डर्टी एरिया में भी ना जाए। और आपको जो आपके सॉइल मतलब कि ख़राब जो आपका डस्ट वगैरह है उसको आपको भेजना है, फेंकना है, बट आपको क्या करना है, साफ़ एरिया में नहीं जाना है। तो जोन्स होते हैं 4: प्रोटेक्टिव, क्लीन, स्टेराइल एंड डिस्पोजल। जो प्रोटेक्टिव जोन होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट का एंट्रेंस आता है, स्टाफ का एंट्रेंस आता है, सप्लाइज का एंट्रेंस आता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आते रहते हैं, ठीक है। इसमें रिसेप्शन, वेटिंग रूम, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम, ऑटोक्लेव, ट्रॉली बैग, कंट्रोल एरिया, इलेक्ट्रिसिटी आता है। फिर क्लीन होता है। क्लीन जोन में आप क्या करते हैं, जहाँ सारे पेशेंट स्टाफ जो है वो अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं। इसमें प्री ऑप रूम आता है, रिकवरी रूम आता है, थिएटर वर्क रूम आता है, प्लास्टर रूम आता है, एक्सरे यूनिट आता है, सिस्टर्स वर्क रूम आता है, स्टाफ वर्क रूम आता है, एनेस्थीसिया स्टोर आता है। फिर स्टेराइल और एसेप्टिक में आप क्या करते हैं, ये इनर जोन होता है, जहाँ पर क्या है आपको इसको बहुत ज़्यादा स्टेराइल रखना होता है। इसमें 2 रूम होते हैं सूट में, थिएटर और थिएटर सप्लाई रूम, ठीक है। जो स्टाफ होता है, जो भी एक्सपोज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है, वो यहाँ पर अगर यूज़ कर रहा है तो वो स्क्रब्ड और गाउंड होना चाहिए। तो इसमें ऑपरेटिंग रूम आता है, स्क्रब रूम आता है, एनेस्थीसिया रूम आता है, इंस्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन रूम आता है, और इंस्टेंट ट्रॉली एरिया आता है। फिर डिस्पोजल में क्या होता है कि सारे यूज्ड अनयूज्ड कोई भी एक्सपोज्ड इंस्ट्रूमेंट है, ओटी में आपने उन्हें यूज़ किया है या नहीं किया उससे मतलब नहीं होता है, बस वो एक्सपोज्ड हो गए हैं तो आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें फेंक देना होता है। लाइक पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, लोशन, सक्शन जार, सॉइल लेलन, ये सारे के सारे आपको डिस्पोजल कॉरिडोर में पास करने हैं, ताकि उसके बाद क्या हो कि वहाँ पर जाकर के वो स्टेराइल होकर के वापस से आ जाए, जो रिसाइकिल हो जाए, रीयूज़ होने रीयूज़ हो जाए। तो इसमें डर्टी वॉशअप आता है, वो डिस्पोजेबल कॉरिडोर आता है, जेनिटर्स क्लोजेट आता है। फिर मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप ओटी की और एसेप्टिक स्टैंडर्ड्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते का 1 दिन तो देना ही देना है। उसके बाद क्या करना है, स्वैब्स आपको लेके जाने होते हैं, एयर कंडीशनिंग चेक करनी है रोज़, फिल्टर्स प्रॉपरली जो आपको मेंटेन करने हैं, जो स्पेयर बल्ब्स आपको देखने की स्टॉक में है, कि कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेशन के टाइम पे बल्ब ख़राब हो गया, लाइट चली गई, तो आपको स्पेयरली वहाँ पे रखने होते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको सारे टाइम पे एडिक्वेट प्रेशर मेंटेन करना है। ऑपरेटिंग स्टाफ जो है वो जिसको भी इन्फेक्शन है वो ओटी में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी मोबाइल इक्विपमेंट है जो आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, और ऑपरेशन टेबल है आपको उसका स्टेरिलाइजेशन रखना है। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग ऑफ ओटी। प्लानिंग ऑफ ओटी में आपको जनरल कंडीशन का ध्यान रखते हैं, लाइक कि ओटी में क्या है, स्पेशलाइज सर्विसेज आनी चाहिए, जैसे पाइप सक्शनिंग, मेडिकल गैसेस, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन और एफिशिएंट लिफ्ट सर्विसेज तो ओटी में होनी चाहिए। क्योंकि ओटी में एक और चीज़ रहती है कि हमें हाइट चाहिए होती है, यानी कि 4.2 मीटर से ज़्यादा की हाइट चाहिए होती है। डेडिकेटेड AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट होनी चाहिए, जिसमें 100% फ्रेश एयर आनी चाहिए ओटी में। उसके बाद क्या करना है कि आपको मिनिमम एरिया जो है जनरल ऑपरेटिंग रूम का वो 40 स्क्वायर मीटर तो रखना ही रखना है। फिर जो आपके कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक और दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एरिया 60 स्क्वायर मीटर तक चला जाता है। तो अब आप जो ओटी की ग्रुपिंग करते तो वो क्यों करते, सबसे ज़्यादा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा ईजी एक्सपेंशन होता है, दूसरी बात थिएटर स्टाफिंग ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। उसके बाद आप ईजी और इकोनॉमिकल मेंटेनेंस कर पाते हो ईजीली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, स्टेरिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑपरेटिंग स्केड्यूल का कैंसिलेशन बहुत कम होता है, यूटिलाइजेशन जो है ऑपरेटिंग साइट्स का वो इम्प्रूव हो जाता है। और दूसरा जो भी है कि आप ऑपरेटिंग साइट्स को क्या है उसकी एलोकेलेबिलिटी जो है फ्लेक्सिबिलेट कर सकते हो। So thank you so much everyone. This is the end of my video lecture. Hope you all found the topic useful, and if you have any queries please drop in the comment section. Thank you for watching.